किंग्स अकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए थे। यानी 20% हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा की और आज भी हम लोग करेंगे 20 क्वेश्चन। और इस 20 क्वेश्चन के अंदर ही हम आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सीखने वाले हैं। कितने? आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। चलिए, समय को ज्यादा खराब ना करते हुए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर। आपको बताना है यूनिवर्सल डोनर कौन है। इसमें से निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता माना जाता है? यूनिवर्सल डोनर आपसे पूछा है ना? यूनिवर्सल डोनर कौन होगा? अब ध्यान देना सामने। अगर ब्लड ग्रुप आपका ए है, कौन सा? अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसके अंदर एंटीजन भी कौन सी होगी? तो साथियों, एंटीजन भी आपकी ए ही प्रकार की बनेगी, लेकिन आपकी जो एंटीबॉडी है, आपकी एंटीबॉडी कौन सी होगी? तो एंटीबॉडी बनेगी बी टाइप ऑफ। ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप अगर बी है तो आपकी एंटीजन भी कौन सी है? एंटीजन बी। लेकिन साथियों, एंटीबॉडी है तो एंटीबॉडी बनेगी ए टाइप की। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? एंटीजन ए तो एंटीबॉडी बी, अगर एंटीजन बी तो एंटीबॉडी ए टाइप की बनेगी। ठीक है, अगर एंटीबॉडी आपकी ए बी है, क्या साथियों? एंटीबॉडी ए बी है, सॉरी, एंटीजन आपकी अगर ए बी है तो आपके एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं बनती है ना? एंटीबॉडी नहीं बनेगी। और आपका जो एंटीजन ओ की बात करूं तो ओ के अंदर एंटीजन नहीं होती है, किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं होती है, लेकिन आपकी जो एंटीबॉडी बनेगी वो कैसी बनेगी? ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ बनेगी, है ना? कि दोनों टाइप की आपकी एंटीबॉडी बनेगी। पॉइंट क्लियर? तो इसके अंदर दोनों टाइप के अंदर एंटीबॉडी बनेगी तो आपका रक्त समूह जो यूनिवर्सल डोनर है तो इसके अंदर कौन हो जाएगा? यूनिवर्सल डोनर आपका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। ठीक है, ओ के अंदर भी कौन हो जाएगा? ओ नेगेटिव वाला। इसको आपातकालीन स्थिति के अंदर हम किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन, एक एंटीजन तो इसके अंदर एंटीबॉडी बी, बी एंटीजन तो एंटीबॉडी ए प्रकार की, ए बी एंटीजन के अंदर एंटीबॉडी नहीं होती है, और आपका ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन तो होती ही नहीं है, लेकिन उसके अंदर एंटीबॉडी की बात करें तो ए बी टाइप की दोनों टाइप की बनती है। ठीक है, अब आप बताइए मेरे को, ए वाला किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है? ए वाला ए को दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। ठीक है, बी ब्लड ग्रुप वाला किसको देगा? बी को देगा और ए बी को देगा। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला किसको देगा? ए बी सिर्फ ए बी वाले को ही देगा। किसको देगा? ए बी वाला सिर्फ ए बी वाले को ही दान दे सकता है। लेकिन ओ की बात करूं तो ओ वाला किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है? ओ वाला ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ बी को भी दे सकता है। क्या पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। यूनिवर्सल डोनर पूछा है तो यूनिवर्सल डोनर बनेगा आपका ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड, यानी कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से संयोजी ऊतक से जुड़ी हो, जिससे क्या कहेंगे? यानी कि दो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती है तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? कंडरा कहते हैं, टेंडन, लिगामेंट्स कहते हैं, या न्यूरॉन कहते हैं, या एडिपोज यानी कि वसामय कहते हैं। क्या होगा? सही जवाब आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर दो हड्डियां आपस में जुड़ती है, यानी कि दो हड्डियां दो हड्डियां दो हड्डियां जुड़ती है तो उसको कहते हैं लिगामेंट। क्या कहते हैं? लिगामेंट। अगर हड्डी के साथ में क्या? हड्डी प्लस मांसपेशियां, अगर हड्डी के साथ में कोई मांसपेशी जुड़ती है तो उसको कहते हैं कंडरा, इनकी टेंडन कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर हड्डी के साथ में अगर मांस जुड़ रहा है तो उसको बोलेंगे टेंडन। अगर हड्डी के साथ में अगर हड्डी ही जुड़ रही है, बोन के साथ में बोन का ही
एलिमेंट हो रहा है यानी कनेक्टेड हो रही है तो उसको बोलते हैं हम लोग लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। न्यूरॉन ये एक कोशिका होती है, न्यूरॉन तंत्रिका, वसा में लिपिड्स की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द स्टडीज इन हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? हिस्टोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? आपको बताना है, बताइए। देखिए साथियों, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए साथियों, मैंने कल भी बताया था लॉजी इस वर्ड का अर्थ होता है स्टडी। स्टडी यानी कि अध्ययन। किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं तो उस साइंस की भाषा के अंदर लॉजी वर्ड का हम लोग यूज करते हैं, है ना, स्टडी करते हैं। तो आइए, वायरस का जो अध्ययन करते हैं उसको करते हैं वायरोलॉजी। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। सेल का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों जो ब्लड का अध्ययन है वो कहलाता है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन होगा? तो टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। क्या सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हीमेटोलॉजी किसका अध्ययन? टिश्यू का अध्ययन कर गया। वायरस का अध्ययन करना है तो वायरोलॉजी। सेल का अध्ययन करना है तो साइटोलॉजी। और अगर आपको ब्लड का अध्ययन करना है, खून के बारे में अगर आपको अध्ययन करना है तो उसके लिए वर्ड आता है हेमेटोलॉजी, यानी रक्त का अध्ययन। रक्त का अध्ययन। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? चलिए, थायराइड ग्रंथि को, एड्रिनलिन की अधिवृक्क ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को, या फिर लीवर यकृत को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है मास्टर ग्रंथि हमारी पीयूष ग्रंथि को। किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। यह है अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। चलिए अंतःस्रावी ग्रंथियों को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, हमारे मस्तिष्क के अंदर सबसे ऊपर वाले हिस्से के अंदर यहाँ पर ब्रेन के अंदर एक होता है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है इसका? हाइपो हाइपोथैलेमस से इसे कहते हैं सुपर मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी कोई कंट्रोल करने वाला है तो वो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसका काम क्या है? टेम्परेचर को मेंटेन रखना, यानी कि तापमान नियंत्रण। टेम्परेचर को नियंत्रण करने का काम कौन करेगा? ये हाइपोथैलेमस करता है। नंबर 2 पर आती है आपकी पीयूष ग्रंथि। क्या नाम आता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि, है ना। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? पिट्यूटराइन। पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसको कहते हैं पिट्यूटराइन हार्मोन। इसका काम क्या है पिट्यूटराइन हार्मोन का? ये वर्धी नियंत्रण। व्यक्ति की जो हाइट होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है पिट्यूटराइन हार्मोन। अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति दानवाकार हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति बौना रह जाता है। इसलिए इसका वृद्धि के ऊपर अगर कोई नियंत्रण करता है तो पिट्यूटराइन हार्मोन करता है। पॉइंट क्लियर हुआ? एक है यहाँ पर देखिए पीनियल ग्लैंड, यानी पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि। अब इस पीनियल ग्रंथि का क्या काम है? इसको मस्तिष्क की रेत कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क की रेत कहते हैं। जैसे आप लोग हर रोज सुबह 5 बजे अगर अलार्म लगाते हैं
तो कभी आपने अलार्म नहीं लगाया फिर भी आपकी जो नींद है वो सुबह 5 बजे जग जाती है। इसका मतलब ये मस्तिष्क की रेत आपका ब्रेन के अंदर यही काम करता है। किसका? मस्तिष्क की रेस किसे कहेंगे? तो इस पीनियल ग्रंथि को कहते हैं। जो भी रूटीन की चीजें होगी वो उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी भी बिहेव करने लग जाती है। ठीक है? अगला देखिए, पीनियल ग्रंथि के अंदर ही हमारे पास में 2 और चीजें होती है। उनका क्या नाम है बताइए? पीनियल ग्रंथि के अंदर साथियों 2 और हार्मोन निकलते हैं। एक का नाम है सीरोटोनिन, सीरेटोनिन हार्मोन। ये सीरोटोनिन हार्मोन होता है। ये सीरोटोनिन हार्मोन का क्या काम है? व्यक्ति को नींद के लिए जिम्मेदार रहता है। ये सीरोटोनिन हार्मोन बच्चों के अंदर ज्यादा सक्रिय होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है इसकी जो सक्रियता है वो कम होती जाती है। आप जब देखते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है तो थोड़ा सा भी उसको थपथपाते थोड़ी देर तो उसको नींद आ जाती है। किसकी वजह से? इस सीरोटोनिन हार्मोन का जो जो एक्टिव है ये ज्यादा होती है बच्चों के अंदर। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है इसके अंदर इसका जो प्रभाव है कम होने लग जाता है। तो इसलिए छोटे बच्चों को थोड़ा सा थपथपाते हैं तो उसको क्या है? उसको नींद आ जाती है। लेकिन बड़ों को थोड़ा बहुत थपथाए तो फिर तो आप सोच लो क्या होने वाला है ना? तो सेरोटोनिन हार्मोन कौन सा काम करेगा? निंद्रा के लिए नियंत्रण का काम करता है। निंद्रा के लिए जिम्मेदार कौन है? सेरोटोनिन हार्मोन। ठीक है? एक होता है मिलेटोनिन। एक और हार्मोन है इसके अंदर मिलेटोनिन। मिलेटोनिन हार्मोन है ना? एक मिलेटोनिन हार्मोन है इसके अंदर। अब ये मिलेटोनिन हार्मोन का क्या काम है? आपका त्वचा का रंग कैसा होगा ये कौन निर्धारित करेगा? ये मिलेटोनिन करेगा। कौन सा करेगा? ये मिलेटोनिन हार्मोन करेगा। आपकी बॉडी का रंग कैसा होगा? आप सांवले दिखोगे, गोरे दिखोगे, काले दिखोगे। ये काम किसका है? इस मिलेटोनिन हार्मोन का है। दोनों हार्मोन क्लियर हुए? ये किसके हैं? पीनियल ग्रंथि के 2 हार्मोन है सेरोटोनिन और मेलेटोनिन। ठीक है? अब इसके बाद आ जाते हैं थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि की बात करते हैं। ये थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है? क्या काम करती है? ये थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है। ओके? और इसके अलावा इसका क्या काम है? अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है तो इस थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम हो जाता है और उसको गलगंड जैसे रोग हो जाता है। गहंगा रोग जिसको कहते हैं, किसकी कमी से होती है? इस थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हो जाती है आपको गहंगा रोग या फिर गलगंड रोग जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है? एक ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्रंथि। ये वाली जो ग्रंथि है ये होती है थाइमस ग्रंथि। क्या नाम है इसका? इसका नाम है साथियों थाइमस ग्रंथि, है ना? तो थाइमस ग्रंथि बच्चों के अंदर ज्यादा एक्टिव, जो बच्चा ज्यादा छोटा होता है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है इसकी निष्क्रियता बढ़ती जाती है ना? बच्चे जो भी बच्चे जो छोटे होते हैं आप देखते हो वो मिट्टी भी खा लेते हैं, कचरा भी खा लेते हैं, जो भी चीज मिलती है वो खा लेते हैं। उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फिर भी वो बच्चा खा लेता है लेकिन बच्चा इतना बीमार नहीं बनता है ना? तो ये 1 से लेकर के 15 वर्ष तक बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे इसका एक्टिवेशन क्या होता है, कम होता जाता है। ये है थाइमस ग्रंथि। इसका क्या काम है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। रोग प्रतिरोधक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है ना? रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन विकसित करता है? तो आपकी थाइमस ग्रंथि करती है। बच्चों के अंदर ज़्यादा एक्टिव है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है इसका एक्टिव थोड़ा कम होने लग जाता है। ठीक है? चलिए और भी पढ़ते हैं आगे। फिर हमारे पास में आ जाता है पेंक्रियाज। ठीक है? हमने पेंक्रियाज पढ़ा कल की क्लास के अंदर। कल की क्लास हमारी ज़्यादा क्वेश्चन किसके ऊपर थे? तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने थोड़ा बेहतर तरीके से समझा। अगर वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखी तो कमेंट बॉक्स के अंदर में आइकन के अंदर मैं यहाँ पर लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि को हम लोग मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हार्मोन भी स्रावित करता है और एंजाइम भी। ये 3 प्रकार का एंजाइम स्रावित करता है, एलएटी, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है?
एल का मतलब लाइपेज, क्या नाम आता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन, ये तीन तो एंजाइम स्रावित करता है, इनकी एंजाइम उत्पन्न करने का काम करता है, ठीक है। लेकिन ये हार्मोन भी स्रावित करता है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। क्या करता है, ये इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करने का भी काम करता है। ये पॉइंट्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन कौन करता है, तो अग्नाशय ग्रंथि करती है। एक ग्लूकागॉन आता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर बदलने का काम करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। क्या कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। जब रोग पढ़ाएंगे उस समय थोड़ा ज्यादा पढ़ाएंगे आपको इसके अंदर। इससे कौन सा रोग होगा, इसकी कमी से, इसकी कमी से हो जाता है आपका मधुमेह, जिसको हम लोग इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज रोग हो जाता है आपका इंसुलिन की कमी से, ठीक है। बॉडी के अंदर शर्करा की मात्रा वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब नंबर पर आता है एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि, ये एड्रिनलिन हार्मोन को स्रावित करती है। क्या करती है, एड्रिनलिन हार्मोन कौन स्रावित करता है, तो एड्रिनल ग्रंथि करती है। अब एड्रिनल ग्रंथि का क्या काम है, इसको करो करो या मरो, इसको करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको करो या मरो हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये आपातकालीन स्थिति के अंदर ज्यादा एक्टिव हो जाता है। आपको किससे लड़ाई करनी है, किससे बात करनी है, किससे किस प्रकार से आपको बिहेव करना है, वो किसके लिए, ये एड्रिनलिन हार्मोन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है। ये एड्रिनल ग्रंथि, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या कहते हैं इसको, हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि। ये जो टेस्टिज होते हैं मेल के अंदर, इसको कहते हैं वृषण। इनके द्वारा एक हार्मोन स्रावित किया जाता है, इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है साथियों, जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, ये लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है व्यक्ति के, ठीक है। अगर आवाज जो पुरुष है उसके अंदर जो आवाज का मोटा होना, ठीक है, ये किसका काम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, ठीक है। मादाओं के अंदर होती है ओवरीज, यानी कि जिसको कहते हैं हम अंडाशय। ओवरी के अंदर दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं, एक का नाम है प्रोजेस्टेरोन, क्या नाम आ जाता है, प्रोजेस्टेरोन। और दूसरा नाम क्या आ जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन ये क्या करता है, एस्ट्रोजन का काम है लैंगिक लक्षणों को विकसित करना। महिलाओं की जो आवाज जो पतली होती है, इस एस्ट्रोजन की वजह से होती है। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, प्रोजेस्टेरोन का काम है मासिक चक्कर को नियमित करना और गर्भावस्था काल का नियमन करने का काम है इसका, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज फाउंड इन हेयर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बालों में पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बालों के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन का आपको नाम बताना है। बालों के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टोन, कीरेटिन, ओसिन या फिर केसिन। अब ध्यान देना, केसिन प्रोटीन होता है आपके दूध के अंदर, किसके अंदर, मिल्क के अंदर कौन सा होता है, तो वो होता है केसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन होती है साथियों आपकी हड्डियों के अंदर, हड्डी में कौन सा प्रोटीन होता है, तो उसका नाम है आपका ओसिन प्रोटीन। पॉइंट क्लियर। फिर आता है हिस्टोन प्रोटीन, ये हमारे डीएनए के अंदर होता है,
हिस्टोन प्रोटीन किसके अंदर होता है? डीएनए के अंदर होता है। और केराटिन प्रोटीन होता है हमारी बालों के अंदर। और बाल और नाखून के अंदर कौन सा होता है? तो ये केराटिन प्रोटीन होता है। बाल और नाखून के अंदर केराटिन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन होता है दूध के अंदर, और ओसिन प्रोटीन होता है आपकी हड्डियों के अंदर। पॉइंट क्लियर हुआ? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण, बल, चाल या फिर वेग? काफी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा समझने की, दिमाग के ऊपर थोड़ा जोर लगाने की जरूरत है। चलिए सामने ध्यान देना आप लोग। अब ध्यान देना, ये स्मॉल एम द्रव्यमान को कोई वस्तु है। स्मॉल एम द्रव्यमान की क्या है साथियों? एक वस्तु है। अब इसके अंदर कोई सी भी प्रकार का कोई वेग नहीं है, इसके अंदर वेग है 0। ओके, ठीक है। हमें पता है कि एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, तो संवेग क्या होता है? संवेग बराबर होता है m इंटू वी। यहां पर v 0 है तो यहां पर संवेग भी क्या हो जाएगा? 0। संवेग भी क्या हो जाएगा? 0। लेकिन इस संवेग के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? फोर्स लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? फोर्स। ये स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है। हम इसके ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, कुछ एफ फोर्स लगाते हैं, उसका जो समय है वो t है। क्या है? इसका कोई वेग है v। v वेग से ये आगे बढ़ता है, इसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो संवेग बनेगा वो क्या होगा? m इंटू वी। m इंटू वी संवेग हो जाएगा। एक जिस समय के अंदर, जितने समय के अंदर हम लोगों ने ये वेग लगाया है, कितने समय में लगाया? t समय के अंदर हमने इसको वेग को धक्का लगाया है। v वेग से इसको धक्का लगाया है। कितने समय तक? t समय तक। संवेग में परिवर्तन की जो दर है क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं बल कहते हैं। v बाई टी को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं साथियों? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहते हैं? लाती है त्वरण। तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में? बराबर m इंटू ए। क्या हो जाएगा? m इंटू ए। संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहला? m इंटू, वही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसके अंदर सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका फोर्स इसका सही जवाब होगा। न्यूटन का सेकंड नियम के अनुसार ये बन जाता है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखना। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द सेकंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, यानी कि पृथ्वी पर दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर पूछने वाला क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं वो एसएससी, रेलवे जैसे एग्जामों के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आने वाली परीक्षाओं के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो सर्वाधिक है वो धातु है आपकी, फर्स्ट नंबर की मैं बात करूं तो वो आ जाती है आपकी एल्यूमिनियम। ठीक है, सेकंड नंबर की मैं बात करूं तो कौन सी धातु होती है? आपकी लोहा आयरन होती है। थर्ड नंबर में बात करूं तो वो होती है कैल्शियम, ये आता है थर्ड नंबर पर। ठीक है, और फोर्थ नंबर पर आ जाती है आपकी सोडियम धातु। पॉइंट क्लियर हुआ? इस पृथ्वी पर सर्वाधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम है। कौन सी है? एल्यूमिनियम। सेकंड नंबर पर कौन आ जाती है? लोहा। और थर्ड नंबर पर आती है अपना कैल्शियम, और फोर्थ नंबर की मैं बात करूं तो वो आ जाती है सोडियम धातु। ठीक है, हमें क्या पूछा? पृथ्वी पर दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है सेकंड। सेकंड कौन सी हो जाएगी? तो आपका आयरन सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोयल, यानी कि कठोर कोयले की सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है? सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पिट। तो साथियों इसके अंदर सबसे बढ़िया क्वालिटी का सब जानते हैं एंथ्रेसाइट है ना? तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का कौन सा होगा? एंथ्रेसाइट है। इसका नंबर आ जाता है फर्स्ट। ठीक है, इसका नंबर आ जाता है आपका सेकंड। ठीक है, लिग्नाइट का नंबर आ जाता है आपका थर्ड, और लास्ट नंबर की मैं बात करूं
तो लास्ट नंबर पर आ जाता पिट, यानी कि सबसे घटिया क्वालिटी का अगर कोई कोयला होता है तो वो होता है पिट, ठीक है। और सबसे बढ़िया क्वालिटी का अगर कोयला है तो वो हो जाएगा आपका एंथ्रेसाइट। क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है आपको बताना है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा? रासायनिक नाम बताना है आपको खा बेकिंग सोडा को। सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है Na2CO3 Na2CO3 10H2O, यानी कि इसको कहते हैं धोवन सोडा। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं धोवन सोडा। धोवन सोडा कहते हैं सोडियम कार्बोनेट को। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र होता है सॉरी, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र है NaHCO3, इसको कहते हैं खाने का सोडा। क्या कहेंगे इसको? खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं खाने का सोडा। तो खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा को ही खाने का सोडा कहते हैं हम लोग। तो कौन सा हो जाएगा? NaHCO3 खाने का सोडा। सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट किसे कहते हैं? इसका जो सूत्र होता है वो होता है CH3COONA। क्या होता है? CH3COONA। सोडियम एसीटेट का जो यूज है वो क्या है? इसका यूज होता है एस्टर बनाने में। एस्टर बनाने में किसका उपयोग होता है? एस्टर बनाने के लिए सोडियम एसीटेट का यूज होता है। फिर आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो सूत्र होता है वो होता है NaOH। NaOH, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। और क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा का यूज होता है साबुन बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। When a person can easily see an object placed close but object placed far away see him early, यानी कि जब व्यक्ति पास रखी वस्तु को सरलता से देख पाता है परंतु दूर रखी वस्तु को धुंधली दिखाई देती है तो इसको क्या कहते हैं? एक व्यक्ति है, उसको पास रखी हुई वस्तु तो साफ दिखाई दे रही है लेकिन दूर जो वस्तु है वो साफ नहीं दिखाई दे, तो उसको कौन सा रोग होगा? निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, रतौंधी या नन ऑफ अबव, या इसमें से कोई नहीं? तो साथियों इसके अंदर क्या पॉइंट्स होता है, जिस किसी भी व्यक्ति को अगर कोई निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो यही समझ लेना उसको निकटदर्शी दोष है। कैसा दोष है? निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति को नजदीक की वस्तु तो साफ दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है वो उसके निकटदर्शी दोष है। अगर उस व्यक्ति को दूर की वस्तु तो साफ दिखाई दे रही है लेकिन निकट की नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब उसको है दूरदृष्टि दोष। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? निकट की वस्तु दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब उसको निकटदर्शी दोष है। दूसरा, अगर उसको दूर की वस्तु तो साफ दिखाई दे रही है लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है उसको दूरदृष्टि दोष है, ठीक है। जो दिखाई दे रहा है ना वही उसका दोष है, जो दिखाई दे रहा है ना वही उसका दोष है। दूर का दिख रहा है तो दूरदृष्टि दोष, निकट का दिख रहा है तो उसको निकटदर्शी दोष है, ठीक है। रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होता है।
विटामिन ए की विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? तो रतौंधी होगा आपके। अब ध्यान देना, निकटदर्शी दोष के अंदर आपका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बनता है या फिर रेटिना के बाद में बनेगा? चलो बताओ। निकटदर्शी दोष के अंदर क्या होता है? प्रतिबिंब प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है ना? निकटदर्शी दोष के अंदर क्या होता है? जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो रेटिना से पहले ही बन जाएगा। इसके उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं? कौन सा लेंस लगाते हैं? तो इसके लिए हम अवतल लेंस उपयोग करते हैं। लेंस अवतल लेंस किसके लिए उपयोग करते हैं? निकटदर्शी दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? तो अवतल लेंस लगाएंगे। प्रतिबिंब कब से बनेगा? वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष की बात करें, इसकी दूरदृष्टि दोष की बात करें तो इसके अंदर जो प्रतिबिंब है साथियों, इसके अंदर प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। और कौन सा लेंस उपयोग करेंगे हम लोग? तो इसके अंदर उत्तल लेंस करेंगे। कितने इंपॉर्टेंट है या नहीं क्वेश्चन? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकटदृष्टि दोष के अंदर प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है और जो लेंस यूज करते हैं हम लोग उसके अंदर अवतल लेंस यूज करते हैं। ठीक है, और दूरदृष्टि दोष के अंदर रेटिना के बाद में बनेगा, रेटिना के पीछे बनता है प्रतिबिंब। और हमेशा कैसा लेंस लगाएंगे इसके लिए? तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, रतौंधी तो आपका विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? द एंटीजन फॉर आरएच ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट्स ऑन, यानी कि आरएच रक्त समूह के लिए प्रतिजन पर मौजूद होता है। यानी कि आरएच जो फैक्टर होते हैं ये किसके साथ जुड़े हुए होते हैं? प्लाज्मा के साथ में, सफेद रक्त कणिकाओं के साथ में, लाल रक्त कणिकाओं के साथ में, या फिर प्लेटलेट्स के साथ में? प्लाज्मा का क्या काम होता है? ये क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है? तो आपका प्लाज्मा हो जाएगा। सफेद रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? ये प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करने का काम कौन करता है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स करती है। ओके, लाल रक्त कणिकाओं का क्या काम है? लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर ही होता है हमारा आरएच फैक्टर। कौन होता है? आरएच फैक्टर किसके साथ में होता है? लाल रक्त कणिकाओं के साथ में होता है। इसका काम है रक्त में ऑक्सीजन का क्या करना है? ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम कौन करता है? आरबीसी करती है। कौन करती है? आरबीसी करती है। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। कौन होता है? हीमोग्लोबिन। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? ऑक्सीजन का क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? प्लेटलेट्स का क्या काम है? ये भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक है? प्लेटलेट्स है। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त में से किस गैस का उपयोग गुब्बारों में किया जाता है? नियॉन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन? इनमें से कौन सी गैस का उपयोग हम गुब्बारों के अंदर करेंगे? नॉर्मली जो हम लोग गुब्बारा भरते हैं तो उसके अंदर होती है नाइट्रोजन गैस ज्यादा भरती है। लेकिन जो प्रोफेशनली जो चीज गुब्बारों के अंदर जो हवा भरते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट के रूप में लोग अपने दुकानों के ऊपर बहुत सारे गुब्बारे उड़ाते हैं या फिर कोई अदर किसी काम से जो गुब्बारे उड़ते हैं उसके अंदर होती है हीलियम गैस। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो हीलियम होती है।
कौन सी होती हैं? हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब हो गया। तो गुब्बारों के अंदर कौन सी गैस बढ़ते हैं? तो हीलियम गैस बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? उन तत्वों का क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में द्रव्यमान होते हैं? यानी कि परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान, लेकिन जो उसका जो द्रव्यमान है वो अलग अलग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, या समाविक कहते हैं, समभारिक परमाणु कहते हैं, या फिर अपरूप कहते हैं? बताइए, इसमें से सही जवाब क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं उनको। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? समस्थानिक कहते हैं। चलिए थोड़े बहुत पॉइंट को समझते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक होते हैं समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग अलग। परमाणु क्रमांक तो उनके होते हैं समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक 1h1, 1h2 और 1h3। इनके अंदर परमाणु क्रमांक क्या है साथियों? इसके अंदर भी एक है, इसके अंदर भी एक है, इसके अंदर भी एक है, लेकिन इसको द्रव्यमान जो संख्या है वो इसके अंदर अलग अलग है। पॉइंट क्लियर हुआ? अगला है अपने पास में समभारिक। समभारी किसे कहेंगे? इसके अंदर क्या होता है? परमाणु जो क्रमांक होता है वो अलग अलग होता है, वो अलग अलग, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो। यानी कि जिसके अंदर परमाणु क्रमांक तो साथियों क्या हो गए? अलग अलग होंगे, लेकिन द्रव्यमान जो संख्या है, उनका जो वजन है, भार है, वो क्या होगा? समान होगा। जैसे अपन पास आर्गन होता है, आर्गन कितने नंबर पर? आर्गन होता है 18 नंबर पर। आर्गन की बात करूं तो वो होता है 18 नंबर पर, इसका जो द्रव्यमान संख्या वो होती है 14। फिर आता है इस 20 नंबर पर, ये पोटेशियम हो गया, ये 19 नंबर पर, इसके अंदर भी 40 होता है। एक आता है आपका कैल्शियम, कैल्शियम भी ये 20 नंबर पर, और इसके अंदर जो द्रव्यमान संख्या है वो होती है 40, यानी कि 40-40 होती है। आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, इन तीनों के अंदर क्या है? द्रव्यमान संख्या क्या है साथियों? समान है, लेकिन इसके अंदर परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग। इसके 18 है, 19 है, इसके अंदर 20 है। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही होता है, यानी कि समान होता है, वो कौन सा टेम्परेचर है जिसके अंदर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ही समान रहता है? तापमान दोनों ही कंडीशन के अंदर समान रहता है। हमने कल एक क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन था? कि C/5 इक्विवेलेंट F-32/9। अगर फ़ारेनहाइट दे तो सेल्सियस ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सेल्सियस भी दे तो फ़ारेनहाइट ज्ञात कर सकते हैं। चलिए पहला ऑप्शन लगा करके देख लेते हैं कि अगर मैं सेल्सियस के अंदर अगर 40 को लेता हूं, तो 40 में डिग्री के अंदर सेल्सियस y5 इक्विवेलेंट F-32/9। इसे 5 को 40 के अंदर कितनी बार कटेगा?
8 बार, 8 पंजे 40, ठीक है। अब इसके अंदर साथियों क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 8 नम 72, 72 प्लस 32 बराबर है कितना है 104 आएगा। क्या ये दोनों सेम है क्या? एफ हमने सी हमने कितना लिया 40 लिया, लेकिन यहाँ पर एफ तो 104 आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए अगला ऑप्शन लेते हैं, -40 डिग्री, सी बाई 5 बराबर एफ -32/9, यही फॉर्मूला है हमारे पास में। चलिए अब हम लोग लेते हैं -40 डिग्री, चलो -40 डिग्री मैंने लिया, अपॉन 5 ले लिया। चलिए आगे देखते हैं, एफ -32/9, ठीक है। अब मैं 5 को 40 के कितनी बार काटूंगा? 8 बार। अब माइनस के 8 आएंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस के 8, ठीक है। अब मैं करता क्रॉस मल्टीपल, क्या करता हूं? क्रॉस मल्टीपल करता हूं, 8 नम 72, तो ये माइनस के 72 हो जाएंगे, इक्विवेलेंट एफ -32, एफ -32। अब मैं माइनस को इधर वाली साइड में भेजूंगा तो क्या हो जाएंगे? प्लस के, ठीक है। तो अब ध्यान देना इधर, एफ बराबर 72 -72 प्लस के 32, कितना रह जाएगा पीछे? -72 में से आपको 32 घटाने हैं, कितने घटाने हैं? 32 घटाने हैं, तो पीछे रह जाएगा आपका एफ बराबर माइनस का 40। क्या मैंने पहले -40 लिया, सेल्सियस वाला लिया, अब फ़ारेनहाइट के अंदर भी 40 डिग्री आ रहा है, तो 40 डिग्री आ रहा है बिल्कुल। क्या ये सवाल सही हुआ कि नहीं? ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि कौन सा डिग्री है, वो कौन सा पार्टियांक है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होंगे, तो वो है आपका -40 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके बहुत बार। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? यानी कि केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी? ल्यूवेनहॉक, इनके द्वारा किसकी खोज की गई थी? जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? तो इनके द्वारा 1674 के अंदर की जाती है, ठीक है। नंबर सेकंड है स्लाइडेन तथा स्वान, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? इन्होंने दी थी सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था, ठीक है। नंबर थर्ड बार आता है अपना रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को क्या कहते हैं हम लोग? इन्होंने कोशिका की खोज की, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की, ठीक है, लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है। इन्होंने लकड़ी के कॉर्क के अंदर खोजा था, उन्होंने तालाब के पानी के अंदर खोजा था, ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। तो पीछे अपना ऑप्शन बचा था रॉबर्ट ब्राउन का। रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 के अंदर 1931 के अंदर किसकी खोज की? केंद्रक की, यानी कि न्यूक्लियस की खोज की। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही जवाब होगा, ठीक है। और कोशिका की खोज इनके द्वारा की जाती है 1665 के अंदर, मर्द कोशिका की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या फिर गोल्जी काई? बताइए इसमें से सही क्या होगा? कोशिका की आत्महत्या की जो थैली है वो किसे कहते हैं? अगर कोई भी कोशिका ढंग से काम नहीं करती है तो ये क्या करता है? उसको खत्म ही कर देता है ना। तो किसके द्वारा की जाती है? कोशिका की जो आत्महत्या की जो थैली है इसको कहते हैं लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका का बाहरी आवरण कहलाता है? पादप कोशिका के अंदर जो बाहर वाला आवरण है वो क्या कहलाता है?
अगर ये साथियों कोशिका है, ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये वो बाहर वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पादप कोशिका के जो बाहरी वाला हिस्सा है, इसको तो हम कहते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। अंदर वाला हिस्सा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य। कुछ आइटम को अंदर आने देगी, किसी को नहीं आने देगी। ठीक है। टोनोप्लास्ट क्या होता है? ये टोनोप्लास्ट क्या होगा? कोशिका के अंदर जो रिक्तिकाएं होती है, खाली जगहें होती है, ये जो खाली जगह है, इनको कहते हैं रिक्तिका। और रिक्तिका के जो बाहर वाला जो आवरण होता है, ये बाहर वाली जो झिल्ली है, इस झिल्ली को कहते हैं आपका टोनोप्लास्ट। रिक्तिका के चारों ओर की जो झिल्ली होती है, उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये प्लांट के अंदर तो बड़ी होती है, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है। टोनोप्लास्ट क्या हो जाएगी? रिक्तिका की बाहर वाली झिल्ली को। अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये रेटिकुलम है, मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाया, इसके अंदर जो आधा हिस्सा होता है, वो होता है आपके खुरदरा। इस खुरदरे वाले भाग से क्या बनता है? ये प्रोटीन निर्माण का काम करता है। जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो एंडोप्लाज्मी का जो खुरदरा वाला भाग होता है, उसको कहते हैं हम लोग प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और जो नॉर्मल वाला भाग होता है, उसके अंदर निर्माण होता है वसा का। इसका क्या काम है? वसा निर्माण का। ठीक है। स्मूथ वाला भाग है वो वसा निर्माण करेगा, और जो खुरदरा वाला भाग है, रफ वाला जो भाग है, वो प्रोटीन निर्माण का काम करता है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पादप कोशिका की जो बाहर वाली झिल्ली है, उसको कहते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्कवर्ड कोलेरा वैक्सीन? हेजे के टीके की जो खोज वो किसके द्वारा की गई है? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो कौन थे? इन्होंने कहा था प्रत्येक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से हुआ। ठीक है। प्रत्येक कोशिका का निर्माण, प्रत्येक सेल का जो निर्माण होता है, वो होता है पूर्ववर्ती कोशिका से। ठीक है। ओमनी सेलुला ई सेलुला, वो किसने दिया था? इस रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है। लुई पास्चर, लुई पास्चर, इनके द्वारा हेजे के टीके की खोज की गई थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, लुई पास्चर, हेजे का टीका। ठीक है। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? जो साथी स्मॉल पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है, किसके द्वारा बनाई गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा। और रोजर बेकन, ये कौन थे? रोजर बेकन के द्वारा आवर्धक जो लेंस होता है, किसी भी वस्तु को आप बड़ी करके जो देखते हैं, आवर्धक लेंस किसने बनाया? आवर्धक लेंस का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? रोजर बेकान के द्वारा। लुई पास्चर ने हेजे के टीके की खोज की। रुडोल्फ जो उन्होंने ओमनी सेलुला ई सेलुला सिद्धांत दिया था। और क्या इसका मतलब होता है कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती, इनकी जो पुरानी वाली कोशिका है, उससे हुआ है। ठीक है। एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द दीज कंपोनेंट्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन? इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन के परिवहन करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स? तो अभी हमने क्वेश्चन किया था, आरबीसी के अंदर कौन होता है? हेमोग्लोबिन। कौन होता है? हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य मानव रक्त होता है उदासीन, थोड़ा अम्लीय, थोड़ा सारीय, या अम्ल और सार दोनों? नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज, यानी कि मानव के अंदर ब्लड कैसा होता है?
आपको पता है ब्लड यानी कि ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। 7 तो होता है उदासीन, 7 से कम होता है आपका अम्लीय, और 7 से ज्यादा कोई भी चीज होती है तो वो होती है क्षारीय। तो 7 से ज्यादा है इसका मतलब क्या है? ये हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय इसके अंदर है, थोड़ा सा क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन? नहीं हुआ? हमारा जो ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.4 और ये थोड़ा सा क्षारीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो 20 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये क्लास आपको साथियों अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने साथियों के साथ में शेयर करना ना भूलना, ठीक है? साथियों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मैं इसके अंदर मिक्स क्वेश्चन लेके आए, अगर आप चाहते हैं कि सर टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आए, टॉपिक वाइज आप लोग क्वेश्चन लेके आए ताकि टॉपिक हमारा क्लियर हो, उसके बाद में आप मिक्स में लेके आए, तो ऐसा भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताना। आपको क्लास ये कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना मेरे को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।